एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम एलपीजी कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। एलपीजी कंसेप्ट हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला एलपीजी नहीं है। ये एलपीजी कंसेप्ट जो भारत में लाया गया और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने में इसका प्रमुख योगदान रहा। ठीक है, तो अब ये है क्या, इसमें अगर हम इसको जाने तो इसको जानने से पहले अगर हम इसका बैकग्राउंड अगर समझ लेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी तो ये हमारे लिए जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। अन्यथा ये हम इसको नहीं समझ सकते, है ना, क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ जाता है कि अगर हम कारण नहीं जाने। तो इसमें एलपीजी का कंसेप्ट ये था कि जब आपने देखा होगा 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो भारत में जब मतलब प्रधानमंत्री वगैरह बन गए, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनके सामने बहुत सारी ऐसी परेशानियां थी कि हमें भारत को एक अच्छे स्टैंड पे लेके आना है, पहले भारत की व्यवस्था को हमें अच्छा बनाना है। तो उस समय पे भारत में कोई ऐसी नीतियां नहीं थी कि भारत विदेशों के साथ या दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए या फिर एक देश दूसरे देश में जाकर के कोई निवेश करे, है ना, कोई निजी क्षेत्र की भूमिका हो, ऐसा कुछ नहीं था। ये कि जो भी चीज़ें थी मैक्सिमम गवर्नमेंट के हाथ में थी, पहली। दूसरी, जो भी गवर्नमेंट के रूल थे बहुत ही सख्त होते थे, बहुत ही कठोर होते थे। इसकी वजह से कोई दूसरी विदेशी कंपनियां या विदेशी लोग भारत में कोई किसी प्रकार का निवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस नियमों को फॉलो करना सबके बस की बात नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों में सुधार लाना, और देखा जाए अगर कहीं ना कहीं जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, है ना, सोवियत संघ जिसे वर्तमान में रशिया के नाम से जाना जाता है, तो 1991 में ये रिफॉर्म लाया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था जब बहुत ही डगमगाने लगी तो उसे ये सोचा गया कि अब भारत में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। हमें अर्थव्यवस्था को अगर अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो हमें इस एलपीजी का कंसेप्ट लेके आना पड़ेगा। और इस एलपीजी के कंसेप्ट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है मनमोहन सिंह जी का, ठीक है, जो कि भारत में तत्कालीन समय में वित्त मंत्री रहे 1991 के समय पर, और उसी समय पे हमारे प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह, और हमारे जो भी प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। तो उनके दोनों के गठबंधन के साथ ये व्यवस्था लाई गई। अब इस व्यवस्था में जो तीन आप नाम पढ़ते हो, वैश्वीकरण और निजीकरण और उदारीकरण, तो अगर हम इनका मूलभूत सिद्धांत अगर समझते हैं तो क्या था, तो जो उदारीकरण की व्यवस्था थी, तो उदारीकरण की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यह था कि जितने भी गवर्नमेंट के रूल है ना, उसे थोड़ा सा लचीला बनाओ, उसे थोड़ा सा सामान्य बनाओ, ताकि सभी उसको फॉलो कर पाए। और अगर हम इसको अच्छे से कर पाते हैं तो हमारे यहाँ देश में बाहर के जो लोग हैं, बाहर जो भी देश हैं, वो हमारे यहाँ निवेश करेंगी, है ना, पैसा लगाएंगी, काम करेंगी, कंपनियां में काम करेंगी, फोकस करेंगी। इससे होगा क्या, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा बूस्ट करेगी, तो देश की जो उन्नति है वो बढ़ेगी, है ना। अब उदारीकरण की व्यवस्था में यह भी हुआ कि ना इसके साथ में जो आंतरिक सुरक्षा भी की गई, मतलब कैसे कि देश में आपने देखा होगा तत्कालीन समय में बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत रिफॉर्म लाए गए, साथ ही साथ जो भी टैक्सेशन है यानी टैक्स की व्यवस्था में भी बहुत अच्छा काम किया गया। तो ये सारी प्रोसेस लाई गई उदारीकरण के टर्म में, है ना। तो उदारीकरण अगर एक टर्म में पूछा जाए तो उदारीकरण का मतलब ये होता है कि सरकार के कठोर नियमों का सीधा नर्म हो जाना या मृदु हो जाना, है ना, थोड़ा सा उसे फ्लेक्सिबल बना देना ताकि सभी उसमें अच्छे से काम कर पाए। ये था आपका उदारीकरण। वहीं पे अगर हम देखते हैं निजीकरण क्या था, तो अब आप देखते हो कि भारत में अगर हम 1991 के पहले देखते हैं तो आपने मैक्सिमम देखा होगा, आपको याद होगा तो, कि भारत में मैक्सिमम जो भी थे ना सरकारी अस्पताल ही थे। अगर दूर ना जाना तो देखो अगर आसपास हम देखते थे तो सरकारी स्कूलें थी, जितनी भी थी, लेकिन ज़्यादा सरकारी स्कूल ही देखते थे, निजी स्कूल कहीं नहीं थी, ठीक है। फिर वहीं पे आप देखते हो सरकारी उद्योग भी थे। तो सरकारी उद्योग जैसे अगर आप देखते हो आज वर्तमान में रेलवे निर्माण कारखाने, है ना, जो भी प्लांट वगैरह लगते हैं, स्टील, है ना, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आप देख रहे हो, वो उस समय पे पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में था। तो इससे होता क्या था कि सामान जो बनता था वो तो अच्छा बनता नहीं था, दूसरा भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा होता था, है ना। तो इसमें देखा गया कि लोग भी उससे सेटिस्फाई नहीं थे। तो ये देखा गया कि अगर हम इसे अच्छे से काम करना है ना तो हमें निजीकरण की व्यवस्था लानी होगी। अब ऐसा क्यों, अगर मान लीजिए अगर किसी घर के सामने एक ही दुकान
है ना, और वो चाहे जैसा भी सामान देगा तो आसपास वाली जनता को वही सामान लेना पड़ेगा, क्योंकि वो और कहीं जा नहीं सकते दूर, है ना। लेकिन अगर घर के पास 2 दुकान हो जाएंगी आसपास, तो जिस दुकान में अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा तो पहले ही दुकान वाला भी सोचेगा कि मैं उससे अच्छी क्वालिटी का सामान दूं, है ना, ताकि लोग मेरे पास आए। तो जिसका सामान अच्छा होगा तो हम वहीं पैसे लगाएंगे। इससे होगा क्या, दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अगर हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं तो वो देश के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है ना। तो यही चीज़ कंपटीशन लेवल को अच्छा करने के लिए, ताकि देश की उन्नति हो पाए, इसलिए ये निजीकरण की व्यवस्था लाई गई। ठीक है, अब निजीकरण की व्यवस्था में सबसे मूलभूत सिद्धांत ये हो जाता है कि अगर निजीकरण ला रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि देश में पूंजीवाद की व्यवस्था हो गई। तो पूंजीवाद और निजीकरण में अंतर होता है। कैसे? निजीकरण और पूंजीवाद में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, अगर हम जानते हैं कैसे। जो निजीकरण होता है उसमें जो भी निजी क्षेत्र का जो उत्पादन और जो भी वितरण होगा ना, वो निजी क्षेत्र के हाथ में होता है। लेकिन उस जो भी वहाँ पे भूमिका निभाएगा, यानी उसको काम कैसे करना है वहाँ का जो भी रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ये होता है निजीकरण। लेकिन अगर हम पूंजीवाद जानते हैं तो पूंजीवाद व्यवस्था जो कि अमेरिका फॉलो करता है, वहाँ पे ये होता है कि जितने भी निजी क्षेत्र है ना, वो जो भी उत्पादन करेंगे, जो भी वहाँ पे वितरण होगा, जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके वो खुद मालिक होते हैं कि हमें कब कितना करना है, हमको कैसे रेगुलेट करना है, आम जनता क्या कर रही है वो अपने हिसाब से करते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, है ना। ये होता है पूंजीवाद में। लेकिन निजीकरण में सरकार के हाथ में होता है रेगुलेशन का पावर। क्लियर? तो ये जैसे आप अभी देखे होंगे न्यूज में कि एयर इंडिया को सरकार उसकी पुरानी कंपनी को दे रही है ना, एयर इंडिया, जैसे कि अभी गवर्नमेंट में है एयर इंडिया, लेकिन उसे अब टाटा कंपनी के पास दिया जा रहा है। तो ये निजी क्षेत्र के हिसाब से, जब हमें जैसी जरूरत पड़ेगी उसके आधार पे हमें काम करना होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट जो है अच्छा हाँ, निजी क्षेत्र में ये भी है, जैसे कुछ प्रतिबंधित भी हैं कि वहाँ पे निजी क्षेत्र काम नहीं कर सकते। जैसे जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं, बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं, कौन से रक्षा अंतरिक्ष कार्यक्रम जितने भी होते हैं, और जो भी नाभिकीय परमाणु संगठन, ये सारी चीज़ें, तो इसमें सिर्फ सरकार ही काम कर सकती है, ये निजी क्षेत्र के अलाउ नहीं है। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण, जिसे हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं, है ना। तो इसका मेन कंसेप्ट ये है कि भारत में आपने सुना होगा स्टार्टिंग से ही हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि वसुदैव कुटुंबकम, है ना, यानी कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है ना, उसे हम अपना परिवार मानना है। यानी कि जितने भी हमारे महाद्वीप है, जितने भी देश है, अगर हम उनके साथ अच्छे से लिंक रहेंगे, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तो हमारे देश का, हमारे भी देश का, हमारे भी शहर का, हमारे भी गांव का भी उतना ही डेवलपमेंट होगा जितना कि हम चारों देश से, यानी सभी महाद्वीपों से जुड़े रहेंगे। तो ये एक तरह का इंटरनेशनल लेवल पे हमें अच्छे से रिलेशन बना के रखना है, सबके साथ जुड़ के रहना है, ताकि एक देश दूसरे के साथ अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए, अच्छे से काम कर पाए, ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़े, क्वालिटी बढ़े। तो इससे देश का ही नहीं, पूरे के पूरे विश्व का भी विकास होगा। क्लियर? आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।